नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी। एक बार फिर तालिबान के अफगानिस्तान का रुख करेंगे। कल तक जो आपको बता रहे थे, कसीदे पढ़ रहे थे कि देखिए बदल गए हैं, देखिए महिलाओं को भी इस बार मिलेंगे, उनके पूरे हक मिलेंगे। वो तालिबान का असली चेहरा अब सामने आने लगा है। बहुत समय नहीं लगा उनको। तीसरा दिन कैसा रहा काबुल में, अफगानिस्तान में, तालिबान के राज में। और आपको तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर से ही जो एक आवाज उठ रही है, रेजिस्टेंस की आवाज उठ रही है, जो एक आंदोलन की आवाज उठ रही है, जो तालिबान की मानसिकता से जो लोग अफगानिस्तान में जूझ रहे हैं, उनसे लड़ना चाहते हैं, उनके बारे में बताएंगे। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तालिबान के बड़े नेता बाहर आए, उन्होंने कहा कि हम बदल गए। मैं आपको वो कल की तस्वीर एक बार याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि जो पूरी कोशिश थी, कवायद जो थी, ये जो आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, महिलाओं के साथ इंटरव्यू चल रहे हैं तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनके, ये कवायद ये थी कि दुनिया को बताया जा सके कि देखिए हम थोड़े बदल गए हैं। 1996 वाले तालिबान नहीं है हम, 2021 के तालिबान जो हैं वो अलग तालिबान है। पर तीसरा दिन आते आते अफगानिस्तान में जिस तरीके से खूनी खेल शुरू हुआ है, तालिबान का असली चेहरा जो है वो अब दिखना शुरू हो गया। इन तस्वीरों से आप ये ना समझें कि तालिबान का मंशा बदल गई है, मंशा बिल्कुल वही है। और एक एक करके अब मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें रखूंगा जिनसे आपको पता चलेगा कि तालिबान की मानसिकता में, सोच में कुछ बदला नहीं है। इस खबर को दिखाने से पहले, इस समय बड़ी खबर आ रही है, आपको सबसे पहले बताते हैं इस वक्त की अफगानिस्तान से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। ये तालिबान की क्रूरता का एक और वीडियो अब सामने आ रहा है। एक एक करके इस तरीके से वीडियो जो सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि कैसे तालिबान का आतंक, तालिबान की बर्बरता बदस्तूर जारी है। अपनी स्क्रीन पर इस समय जो आप एक वीडियो देख रहे हैं, ये कांधार में एक स्टेडियम का वीडियो है जहां पर अफगान सेना के 4 बड़े कमांडर्स को फांसी पर लटका दिया गया है। यह वीडियो स्टेडियम के बाहर का है और कमांडर को स्टेडियम के अंदर फांसी दी गई है। मारे गए कमांडर्स में, और हम आपको उनकी तस्वीरें भी दिखाएंगे, हाशिम रेगवाल हैं जो जनरल अब्दुल अजीज के खास कमांडर हुआ करते थे। ऐसे 4 कमांडर्स को तालिबान ने कांधार में बिना कोर्ट में ले जाए, बिना किसी ट्रायल के उन्हें बस फांसी की सजा दे दी है। ये वही तालिबान है जो दम भर रहा है कि हम बदल गए हैं, तालिबान बदल गया है। तालिबान जो है वो अब पुराना तालिबान नहीं रहा है। उस तालिबान का एक ये नया वीडियो सामने आया है। ये जो आप अपने सब तस्वीरें देख रहे हैं, इस अफगान फोर्सेस के कमांडर को, उनको फांसी पर लटका दिया गया है, जिनकी तस्वीर हमने आपको अभी दिखाई थी। और ये वो बहादुर जो कमांडर थे जो अब तक अफगानिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ते रहे, कोशिश करते रहे कि ये जो तालिबान के आतंकवादी हैं ये किसी ना किसी तरीके से काबिज ना हो जाएं अफगानिस्तान के ऊपर, उसकी कोशिश करते रहे। अब उनको इस तरीके से फांसी पर लटका दिया गया है। इससे आपको समझ में आएगा कि तालिबान जो है वो किस तरीके से अभी भी अपनी पुरानी जो मानसिकता है, जो उनका आतंकवाद है, वो बदस्तूर जारी है। बाहर लोग देख रहे हैं, जनता चारों तरफ खड़ी हुई है, लोग दीवारों पे चढ़ के देख रहे हैं, पेड़ पे चढ़ के देख रहे हैं, हर तरफ से चढ़ के देख रहे हैं। और लोगों को, जैसे तालिबान ने 96 में जब तालिबान काबुल में घुसा था तो उस समय जो वहां के राष्ट्रपति थे नजीबुल्लाह, उनको एक यूनाइटेड नेशंस के कंपाउंड से बाहर निकाल के सबसे पहला जो लैंप पोस्ट मिला उसमें उनको फांसी लटका दी गई थी, उनको मार दिया गया था। यही अब तालिबान दोबारा कर रहा है। और आप बार बार ये देख रहे हैं कि तालिबान कांधार में जिस तरीके से उनको लगता है कि वो उनका बिल्कुल अड्डा है, वर्चस्व है उनका, ये वीडियो वहीं का है। वहां पर 4 कमांडर्स को तालिबान ने फांसी दी है। उनमें से एक कमांडर की फोटो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये अब तक कुछ दिन पहले तक तालिबान के खिलाफ लोहा ले रहे थे, लड़ रहे थे और फौज को लीड कर रहे थे। आज स्टेडियम में उनको फांसी लटका दी गई, बिना किसी कानून के, बिना किसी कवायद के, बिना किसी भी तरीके की कानूनी प्रक्रिया के तालिबान ने आज जो फौज के कमांडर हैं उनको फांसी लगा दी। और ये तब है जब तालिबान ने कहा था कि हम इस बार लड़ाई नहीं चाहते, हम सबको माफी देंगे। जनरल एमनेस्टी की बात कर रहे थे और उसके बाद उनका यह असली चेहरा सामने आ रहा है।
Lanan sa loob kata komandanan niya sa Mjagwaldi, sa ulikod baca komandan ni Basirakli. Dahil komandanan dalawal kiri damir परिस्टोडियम बन जाते हैं रास्ते मसले दोनों से उठाला है। लोग जिस तरीके से बाहर खड़े हुए हैं वहां पर पूरा ये तमाशा चल रहा है, जिनको पब्लिक एग्जीक्यूशंस जिनको लेकर कई दुनिया भर में जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने बार बार कहा कि इस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए, पर उसके बावजूद भी लगता नहीं कि तालिबान में कोई बदलाव आया है। ये जो सब ढकोसले थे, ये जो सब तरीके थे, वो शायद सिर्फ इसीलिए थे कि दुनिया इन पे सैंक्शन ना लगाए, दुनिया अपनी फौज वहां ना छोड़ दे। तालिबान शायद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता, और यही मैं आपको इस बार दिखाना चाहता हूं। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ वहां की जनता ने विद्रोह का बिगुल बजाया। ये पहली तस्वीर है जो मैं आपको बता रहा था कि कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आपके सामने है, जलालाबाद से तस्वीर है। वहां पर लोगों ने तालिबान के खिलाफ झंडे, जो तालिबान के झंडे थे, उनको हटाकर अफगानिस्तान के झंडे लगाए, उन झंडों को लेकर बाहर निकले और अपनी आवाज बुलंद की। पर अफगानिस्तान में अगर लोग तालिबान के झंडों को उतारेंगे, वहां अपने देश के झंडे लगाएंगे, तो रिस्पॉन्स क्या रहेगा तालिबान का? एक मस्जिद थी, वहां पर एक तालिबान का झंडा हटाकर लोगों ने वहां पर अपने देश का झंडा लगाया। मैं आपको पहले आवाजें सुनाना चाहता हूं किस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन वहां पर चल रहा था। ये जो आप विजुअल देख रहे हैं, ये उन लोगों का है जिन्होंने हिम्मत करके तालिबान के सामने डटे, उनका झंडा उतारा, अपने देश का झंडा, जिस देश के झंडे के लिए कई लोग मारे गए, वो लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरे अफगानिस्तान ने तालिबान को सरमाथे रख लिया है। तो आप इस समय जो देख सकते हैं, ये एक मस्जिद के ऊपर तालिबान का सफेद झंडा लगा है। ये सफेद झंडा डर का झंडा है। इस डर के झंडे के सामने वहां की जनता खड़ी हुई जलालाबाद की, और उन्होंने अपने देश का झंडा, अफगानिस्तान का झंडा वहां पर लगाया। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान में तालिबान के सामने सबने घुटने टेक दिए हैं। आपको इस खबर के बारे में और विस्तार से बताते हैं। 15 अगस्त को जब तालिबानी काबुल के प्रेसिडेंशियल पैलेस में दाखिल हुए तो उन्होंने अफगानिस्तान के झंडे को गोल गोल घुमाकर लपेट दिया। तब बंदूक के नशे में चूर तालिबानियों को यह अंदाजा नहीं होगा कि अफगानिस्तान के झंडे को लपेट देने से उस पर फख्र करने वालों को रोका नहीं जा सकता। तालिबान राज के तीसरे दिन की यह तस्वीर देखिए। तालिबानी नंगरहार के सुर्ख रोड में अफगानिस्तान का झंडा उतार रहे हैं। तालिबान क्या कर सकता है यह हर किसी को पता है, लेकिन लोग विरोध में अपने वतन का झंडा लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। गाड़ियों के अलावा पैदल चल रहे लोगों के हाथ में भी झंडा है। इन लोगों की हिम्मत देखिए। तालिबान के राज में झंडे को सम्मान देते हुए कैसे उसे मिलकर पकड़े हुए हैं, उछाल रहे हैं। तालिबान को यह सब रास नहीं आया, इसलिए उसकी तरफ से गोलियां आईं। उसने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई तो अफरा तफरी का माहौल बन गया। अब नंगरहार के जलालाबाद की तस्वीर देखिए, जिस पर तालिबान ने काबुल के पहले कब्जा कर लिया था। वहां भी लोग सड़कों पर अपना झंडा लेकर दौड़ते दिखे। गाड़ियों में सवार भी झंडे को शान से लहरा रहे हैं। ये वही जलालाबाद है जहां तालिबानियों को लड़ाई तक नहीं लड़नी पड़ी, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि लोगों के दिल में क्या है। खोस्त शहर में नौजवान अफगानिस्तान का झंडा लेकर निकले। इक्का दुक्का नहीं, नेशनल फ्लैग लेकर चल रहे काफिले में अच्छी खासी संख्या दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान के लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं। एक तरफ तालिबान है और उसका साथ देने वाले जो इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान का झंडा उठाकर चलते हैं, तो दूसरी तरफ वो नागरिक हैं जो अपने नेशनल फ्लैग यानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के झंडे को ही अपनी शान समझते हैं। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे तालिबानियों ने प्रेसिडेंशियल पैलेस में अफगानिस्तान के नेशनल फ्लैग को लपेट दिया था। लेकिन उसी प्रेसिडेंशियल पैलेस की छत पर
अब भी नेशनल फ्लैग लहरा रहा है, जैसे सड़कों पर उतरे लोगों के दिल में लहरा रहा है। ये विद्रोह का झंडा है जो लहरा रहा है, यानी जो सोचते हैं कि तालिबान पूरी तरह जीत गया, वो गलत सोचते हैं। लोकतंत्र की जो जड़ें अफगानिस्तान में पकड़नी शुरू हुई थी वो इस झंडे के नीचे शुरू हुई थी। मैं आपको सीधे, क्योंकि तीसरा दिन है आज वहां पर तालिबान के शासन का, शिरीन के पास ले चलता हूं। अफगानिस्तान से हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं इस वक्त, पत्रकार हैं अफगानिस्तान में। शिरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपकी बहादुरी को सलाम कि इस समय इतना जो वहां पे हालात हैं उसके बाद भी आप अपना काम कर रही हैं, आप पत्रकारिता अपनी जारी रख रही हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, तीसरा दिन है, हालात अभी कैसे हैं काबुल में और अफगानिस्तान के बाकी इलाकों में? Okay, thank you. As I don't know too much Hindi, but I got what you're asking about Afghanistan situation. Yeah, I just want to understand what is the situation on day 3 after the collapse of the government and Taliban, which has overtaken Kabul and other places. What is the condition in the city where you are, and of course across the country? Okay. From the day that they were here, the situation is not really every year is off, like office, media just from yesterday, they start a bit normally they're working, but with a fear and with fears. So the shops are closed. Even the people, they cannot find the credit cards. The situation is bad. People are shocked. The ladies cannot go out. Rather, the Taliban do not fool them, or do not be afraid of going outside. But they have something in their mind from the last regime of Taliban that they are already and so the operation here they do not Shireen, there is some problem in the audio. Let me just fix that and come back to you. Shireen हमारे साथ जुड़ी हुई थी अफगानिस्तान से और हमें बता रही थी कि आज जो सिचुएशन है वहां पर जो महिलाएं हैं वो निकलने से बाहर डर रही हैं। मेरे साथ इस वक्त वॉइस ऑफ अमेरिका की पत्रकार शिरीन भी, मेरे साथ आयशा तंजीम भी जुड़ रही हैं वॉइस ऑफ अमेरिका से। आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। काबुल में है आयशा इस समय। मैं आपकी कल रिपोर्ट देख रहा था, एक आपने गाड़ी में बैठ के पूरा एक जायजा दिया किस तरीके से काबुल में हालात हैं। आज तीसरा दिन है, हमारे दर्शकों को अगर आप बता पाएं कि काबुल के हालात अभी कैसे हैं। देखिए, आज दिन और इतवार को जब गाड़ियां तकरीबन काबुल के तकरीबन लगती है, उसकी मुकाबले आज है। अब कहना है कि आज कुछ खवातीन या बहुत अच्छी सड़क पे नजर आई है और पहले तो ज्यादा कवर्ड सारी लड़कियां नजर आती थी। आयशा, क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर, आप थोड़ा अपने अगर माइक के पास आ सकें, क्योंकि आपका जो ऑडियो है वो बिल्कुल ब्रेक होके आ रहा है, तो वो थोड़ा समझने में लोगों को परेशानी होगी। अगर आप थोड़ा सा अपना माइक को अपने पास रख के बोलेंगी तो शायद थोड़ा बेहतर होगा। हाँ, पहले से बेहतर है जी। तो मैं आपको कि जब तालिबान था तो मैंने भी जो रिपोर्ट की थी, आपने देखा कि पूरी वहाँ कवर होती थी। ये कोई तालिबान के मारे अफगान खबरें और सारी जर्नलिस्ट भी किया था, क्योंकि हमें नहीं पता कि तालिबान की हेडलाइन कहाँ है। लेकिन पिछले 2 दिन में देखा कि जैसे अफगानिस्तान का जो न्यूज़ चैनल है कि अपनी खवातीन दोबारा वापस बुलाते हैं और उन्होंने सर पे जो झंडे लिए हुए उसमें कुछ बाल नजर आ रहे हैं। इस तरह घटना वो पहले भी की। मुझे अब ये नहीं पता कि अगर में उस तरह का तो क्या तालिबान हो जाएंगे या नहीं। तो खवातीन जो है वो एक स्टेप ले रही हैं कि अभी यकीन है उनको तालिबान किस पॉइंट पे उनको रोकेंगे। जी,
आयशा, हमें शायद थोड़ा सा ऑडियो में आपके और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि अभी भी थोड़ा सा आवाज़ जो है वो पूरी तरीके से ठीक तरीके से यहाँ पहुँच नहीं पा रही है। मैं ऑडियो फिक्स करने की कोशिश करता हूँ, पर इतनी देर में मैं शिरीन से भी एक बार पूछ लेता हूँ। शिरीन, अभी जिस तरीके से कल तालिबान ने महिलाओं से, एक पत्रकार थी, महिला पत्रकार, उनको इंटरव्यू भी दिया, मैं अभी कुछ पढ़ रहा था, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि कई महिलाओं को मना कर दिया गया है कि वो काम पे ना आए, तो क्या इन रिपोर्ट्स में कोई सच्चाई है? Is it true that there are some women who have been asked not to come to work? Shireen? For example, okay, so the woman, they can go to their work, but as their logic according to the Islam religion, but this issue is impossible for the Afghan ladies who live 20 years free. To be honest, they work hard to get their freedom. Once again, it's impossible for them to live under the regime of the Taliban. Once again, we are job. I don't know. They cannot travel alone, go out alone. Maybe there must be someone from the member of their family. So these things that the ladies cannot accept. Maybe for some days, the first days, it will be acceptable, or they continue. But as I think, it's the basic policy of Taliban for the people, that the people must be quiet and must accept that they are not the Taliban that they were in 20 years ago. But as I think, after 1 week or 1 month, everything will be once again like 20 years ago. Yeah. So everything should be under their control. Okay. The ladies, the country. I just know that their logic is Islam. Their answer is that we are Islam free. But they do not know the real study, the real logic of the Islam. Just they have their own opinion. Shireen, if you give me a moment, let me just very quickly tell the viewers here what exactly you are trying to tell us. So Shireen हमें बता रही हैं कि अभी काम पर जाने की ऐसी रोक नहीं है, लेकिन सब कुछ जो इस्लामिक रूल है, शरिया का जो कानून है, उसके हिसाब से होगा। जो महिलाएं काम पर जा सकती हैं, उनको भी उसी के हिसाब से आना पड़ेगा। उन्होंने ये भी बताया कि 20 साल से जो फ्रीडम थी, वो अभी लोगों के मन में संदेह जरूर है कि वो फ्रीडम अब आगे रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। अभी कुछ समय और देना होगा देखने के लिए कि किस तरीके से चीजें अफगानिस्तान में बदलती हैं। आयशा, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आज एक बड़ी और भी घटना हुई। यहां पर अमरुल्लाह सालेह, जो पुराने वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी आज ये बात कही कि वो अभी रेजिस्टेंस जारी रखेंगे, वो लड़ाई जारी रखेंगे। सो क्या ये मान लिया जाए कि तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर से अभी रेजिस्टेंस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है? जो एक सिविल, जो खूनी संघर्ष है, या माने कि एक जो सिविल स्ट्राइफ है, वो अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है? आयशा, कैन यू हियर मी? सॉरी, आपका सवाल मैं क्या ये पूछ रही? मैं आपसे पूछ रहा था कि आज जो दूसरी बड़ी घटना हुई है, अमरुल्लाह सालेह ने एक ऑडियो भी जारी किया है, जो वाइस प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा है कि हम अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। उसको किस तरीके से देखा जा रहा है काबुल में? देखिए, अभी ये अमरुल्लाह सालेह को कितनी सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि तालिबान जो हैं वो तकरीबन तमाम पॉलिटिकल लीडर्स से बात कर रहे हैं, और अफगानिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। 2001 में ये लगा था कि तालिबान ये जंग हार गए, और फिर उन्होंने रीग्रुप किया और एक बड़ी वो फोर्स बन के उभरे। तो क्या ये जो नॉर्दर्न अलायंस की रेजिस्टेंस है, ये पहले की तरह जो है वो नॉर्थ में जैसे उन्होंने एक दफा पहले तालिबान को किया था, रेजिस्ट कर पाएंगे, या इस दफा चूंकि तालिबान ने पहले ही अफगानिस्तान के नॉर्थ में ज्यादातर एरिया से कब्जा कर लिया है, तो इस दफा वो बात नहीं बनेगी। दूसरी बात, ये इससे भी डिपेंड करेगा कि आने वाले दिनों में तालिबान जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, उनका ये कहना है कि हमने जो मिस्टेक्स की थी माजी में, हम रिपीट नहीं करना चाहते। हमें पता है कि हम अकेले ये गवर्नमेंट नहीं चला सकते, तो क्या वो इंक्लूड करेंगे दूसरे लीडर्स को या नहीं? बहुत सारी अननोन क्वेश्चंस हैं, इसलिए ये कुछ कहना मुमकिन नहीं है कि इस वक्त जो
सिचुएशन है वो कल को कैसी होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हम चाहते थे एक जायजा लेना कि किस तरीके के अभी हालात हैं उसके बारे में हमें बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिरीन आपका, और आपका भी आयशा। कोशिश करेंगे कि आपसे दोबारा बात करते रहें, अफगानिस्तान में जो हालात हैं उसके बारे में भारत में लोगों को कम से कम बताते रहें। पर जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो अफगानिस्तान में तालिबान का कोशिश है ये कहने की कि वो बदलाव की ओर जा रहे हैं, वो इतने क्रूर नहीं है, या जिस तरीके से उन लोगों ने पहले उनके जो चेहरा देखा वो वैसा अब अफगानिस्तान में चेहरा नहीं है, उसको हम कुछ जो वीडियोस पिक्चर्स वहां से आ रहे हैं उससे कम से कम आपको बताते हैं कि चीजों में बदलाव दिख नहीं रहा है। तालिबान कितना बर्बर है इसका जो सबूत है वो काबुल से आए हुए इस वीडियो में आपको दिखेगा। इस वीडियो में चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को पकड़ा गया, उसको तालिबानियों ने कोड़े बरसाए उसके ऊपर, और उस आरोपी को तालिबानियों ने, वो लोग उनसे कहता रहा कि मुझे माफ कर दीजिए। हमारे यहाँ पे देश में, किसी भी कानून पसंद देश में ऐसा होता है कि पकड़ के ले जाते हैं, उसके बाद अदालत होती है, उसके बाद सबूत पेश किए जाते हैं, बहुत सारा एक लंबा प्रोसेस होता है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। हाथ ही के हाथ जिसके ऊपर भी शक था उन्होंने उसके ऊपर बर्बरता से उसको पीटा, और उसको सजा क्या दी उसके बाद, कोड़े बरसाने के बाद। देखिए जरा। ये तालिबान है और ये उसका सजा देने का तरीका। एक एक तस्वीर को बड़े गौर से देखिए। इन तस्वीरों का एक एक सेकंड अफगानिस्तान में तालिबान की क्रूरता की कहानी कह रहा है। तस्वीरें काबुल के एक चौराहे की हैं। आसपास लोगों की भीड़ खड़ी है और यहां पर बीचों बीच हाथों में बंदूक लिए एक तालिबानी आतंकी खड़ा है जो एक शख्स पर कोड़े बरसा रहा है। बीच चौराहे पर कोड़े खा रहे शख्स पर चोरी का आरोप है और तालिबानी आतंकी उससे कुछ बात करते हुए कोड़े से उसकी पिटाई करता जा रहा है। तभी नीचे से एक और आतंकी आता है और वो अपनी बंदूक का बट चोरी के इस आरोपित पर जोर से मारता है। चोरी का आरोपी तालिबानी आतंकियों के सामने गिड़गिड़ा रहा है, उसे छोड़ देने की गुहार लगा रहा है, लेकिन तालिबानी आतंकी उसे बख्शने के मूड में नहीं। कैमरा कुछ घूमा तो आसपास की तस्वीरें भी दिखाई दी। चोरी के इस आरोपी को सिर्फ लोगों की भीड़ नहीं बल्कि कई बंदूकधारी आतंकियों ने भी घेरा हुआ है। चोरी का आरोपी कान पकड़ रहा है, माफी मांग रहा है, लेकिन अभी तक तालिबानियों ने इसे माफ नहीं किया। अब यहाँ देखिए, जिस वक्त चोरी का आरोपी माफी मांग रहा है उसी वक्त एक और तालिबानी आता है और उसे बंदूक के बट से डराता है। फिर रेहड़ी पर खड़ा तालिबानी आसपास के लोगों से कुछ बात करता है और चोरी के आरोपी के मुंह से उसके जूतों को पकड़वाया जाता है। जब इतने से तालिबानी का दिल नहीं भरा तो उन्होंने चोरी के आरोपी के चेहरे पर कालिक पोत दी, जिसके बाद डरा सहमा आरोपी कान पकड़ते हुए रेहड़ी से नीचे उतर आया। काबुल के चौराहों की ये तस्वीरें बताती हैं कि वहां कैसे तालिबान लोगों पर जुल्म कर रहा है, कैसे लोगों को बीच सड़क पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं, कैसे वहां की आम जनता तालिबान राज में डरी हुई है, कैसे खुद को बदलने का दावा करने वाला तालिबान फिर 20 साल पुरानी हरकतों पर उतर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अब इन हालातों में जो लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उनके बारे में एक बार जरा सोचकर देखिए। जो वहां पर हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं, अभी भी ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को वापस सरकार ले आई है। 200 से ज्यादा, ऐसा अनुमान है कि 200 से ज्यादा हिंदुस्तानी अभी भी वहां पे फंसे हुए हैं। हम आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जिसको टाइम्स नाउ के पास एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं कि एक कंपनी है जिसके लिए कुछ हिंदुस्तानी वर्कर्स वहां पर, करीब 200 वर्कर्स वहां पे काम करते हैं, और उनका जो कंपाउंड है चारों तरफ से तालिबान से घिरा हुआ है। ना तो वो बाहर आ पा रहे हैं और ना ही किसी तरीके से वहां से निकलने का उनका कोई उपाय हो पा रहा है। वो लोग सिर्फ एक ही गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें कैसे भी करके वापस अपने वतन लौटाया जाए। काबुल के कसाबा की तस्वीरें गार्दा वर्ल्ड नाम की कंपनी के बाहर की हैं। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं
कि कैसे अफगानिस्तान में तालिबान राज आते ही तालिबानी आतंकियों ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। इस कंपनी के बाहर के गेट पर तालिबानी आतंकी पहरेदारी करते दिखाई दे रहे हैं। पहरा इतना कड़ा कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 9 आतंकियों को सुरक्षा में लगाया गया है। अब कंपनी के अंदर की तस्वीरें देखिए। यहाँ कंपनी के अंदर फंसे कुछ कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं और आतंकियों ने कंपनी के अंदर वाले गेट पर कड़ा पहरा लगाया है। तालिबान ने किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं दी। ये कंपनी एक सुरक्षा एजेंसी है जिसमें ये भारतीय पिछले 2 दिनों से यहाँ फंसे हैं और सोए तक नहीं है। अब इन 200 भारतीयों को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है और वो भारत सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत पर खबर दिखाए जाने के बाद गार्दा वर्ल्ड की तरफ से आधिकारिक बयान भी आया। कंपनी ने बयान जारी कर कहा, हमारी कंपनी के काबुल में करीब 400 कर्मचारी फंसे हैं। हम उनको वहां से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं। उन लोगों को उनके घर सुरक्षित पहुंचाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं वो गुहार लगा रहे हैं आने की, वापस आने की। हमारे साथ इस वक्त कंचन जी जुड़ रही हैं। कंचन जी के जो हस्बैंड हैं वो अभी काबुल एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं। कंचन जी से भी बात करेंगे। मैं उनसे, क्योंकि मैं इस समय, कंचन जी, मैं मुझे शायद मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए कि आप पर इस समय कितनी टेंशन होगी, क्या बीत रही होगी आप पर जो वहां पर जो भारतीय हैं जो फंसे हुए हैं उनमें से कुछ लोगों के वीडियोस भी सामने आ रहे हैं और वहां पर वो दावा ऐसा कर रहे हैं। ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर है और इस वीडियो पे वो दावा कर रहे हैं कि अभी तक उन्हें सरकार से मदद नहीं मिल पाई है और वो तालिबान का खतरा उनके ऊपर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कंचन जी से बात करते हैं। पहले मैं आपको कुछ लोगों की आवाज सुनवाता हूं जो काबुल में और अफगानिस्तान की और जगहों पर भारतीय फंसे हुए। नमस्कार सर देखिए, यहाँ हम काबुल में करीब 140 इंजन जो है, ये कंपनी ने भी साथ छोड़ दिया हमारा। हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। हम ये गुहार लगा रहे हैं अपनी भारत सरकार से कि कृपया वो हमारी मदद करें और जितने भी हमारे फंसे हुए भारतीय हैं उनको यहाँ से जल्द निकालने की कोशिश करें। हम आपका आभार मानेंगे। ये देखिए सर, सब फंसे हुए सर। ना यहाँ खाने को कुछ है हमारे पास, ना कुछ बैठने की व्यवस्था सही है सर हमारी। सर 4 दिन से सर हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ना सो रहे हैं ना खा रहे हैं सर। परिवार टेंशन में है सर हमारा पूरा, सबका। तो सर आपसे ये वो है कि गुजारिश है कि सर हम जल्द से जल्द हमारा जो है यहाँ से रेस्क्यू किया जाए और हमें अपने जो वतन है भारत जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। हम आशा करते हैं कि आप हम लोगों का मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। इसी आशा के संग मैं ये बोलना चाहता हूँ सबकी तरफ से कि भारत सरकार से, सर आप प्लीज हम सबकी मदद करिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। प्लीज सर, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हम लोगों की मदद करिए सर। थैंक यू सर। ऐसी मदद की गुहार बहुत लोग लगा रहे हैं। कंचन जी हमारे साथ हैं। कंचन जी, सबसे पहले उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द आपके हस्बैंड वापस आ पाएंगे। आप हमें थोड़ा बता सकती हैं कहां पर वो इस समय फंसे हुए हैं, क्या नाम है उनका और क्या काम करते हैं वो? वो सिक्योरिटी पे थे और अभी मतलब आज अभी शाम के ही टाइम न्यूज़ आई कि वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। उससे पहले वो एयरपोर्ट नहीं पहुंचे हुए थे। जब एयरपोर्ट नहीं पहुंचे थे तो थोड़ा खतरा था, लेकिन अब वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और कंपनी वालों ने काफ़ी हेल्प की है अभी तो उन लोगों को पहुंचाने के लिए सही जगह, वो सेफ जगह में अब पहुंच चुके हैं कंपनी। तो इस वजह से अभी हमें भी थोड़ी सी राहत सी लगी है कि शायद अब सरकार के द्वारा प्लेन जो भेजी जाएगी उसमें हमारे जो मेरे हस्बैंड है और उनके अलावा और भी जो भारतीय हैं वो आ जाएं। कितने दिनों से इस तरीके का, क्योंकि इतनी जल्दी सब कुछ बदला, कब से वो वहां पर गए हुए थे काम करने के लिए और आपको जब कब से मतलब ऐसा लगा कि आप फंस गए हैं? संडे के बाद से जिस तरीके से एकदम कोलैप्स हुआ है वहां पर। पहले ऐसा लगा था क्योंकि ये लोग को एक जगह से दूसरी जगह लाया गया था। जिस जगह ये लोग पहले ड्यूटी दे रहे थे वहाँ पे जो यूएस के जवान जो ड्यूटी दे रहे थे वो लोग सारे भाग गए वहाँ से। तो जब वो लोग भाग गए तो उसके बाद इन लोगों को लगा कि अब ये तो ठीक नहीं है, तो फिर इनकी कंपनी के द्वारा इनको सेफ जगह में पहुंचाया गया। तो जहाँ पहुंचाया गया वहाँ पे फिर जितने भी लोग थे उन लोग वहीं भी बैठे रहे। अब उनका तो जो वीडियो में आपने भी देखा कि वही सब जो वो लोग कह रहे थे। फिर हमें भी यही टेंशन थी कि क्योंकि जब ये लोग एयरपोर्ट के लिए जाते
फ्लाइट के लिए, क्योंकि दो बार एक 17 और 18 की जो फ्लाइट की टिकट से किसी की 17 की थी और मेरे हस्बैंड की 18 की थी, तो वो हमने कैंसिल हो गई थी वो, क्योंकि फ्लाइट्स आ नहीं रहे थे जी नीचे, और जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही थी। अब यहाँ से जब हमारे जो लोग एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं, ये लोग लेकर जा रहे हैं, लेकिन क्या है कि वहाँ पे तालिबानी रोक कर उन्हें वापस कर दे रहे थे कि आप वहाँ भीड़ है वहाँ मत जाओ। तो हमें ये डर लगा रहा कि पता नहीं कहीं तालिबानी कुछ कर ना दे उनके साथ, क्योंकि उनके साथ जवान भी तालिबानी उस कंपनी में आके बोल के गई थी। तो हमें यही डर लगा रहा, और वो भी डरे हुए थे कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन अभी ठीक है कि वो लोग एयरपोर्ट में पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट वो पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी फ्लाइट्स चल नहीं रही हैं। सरकार की तरफ से क्या कुछ आप लोगों की बातचीत हो पाई है? कैसे उनको वहां से निकाला जाएगा, इस बारे में कुछ अभी हो पाया है? मेरे हस्बैंड से बात हुई थी अभी 2 मिनट पहले ही। उन्होंने कहा है कि हम लोग यहाँ पे ठीक है, अब हम लोग सेफ हैं। उन्होंने ये कहा, क्योंकि यूएस के जवान भी काफी वहाँ पे हैं, तो जब भी फ्लाइट आएगी हम लोग आ जाएंगे, लेकिन अब हम लोग बिल्कुल अच्छे से सेफ हैं यहाँ पे, ये उन्होंने कहा। सरकार की तरफ से क्या आपको जानकारी मिल पाई है? आपके हस्बैंड को कोई जानकारी मिल पाई है वो कैसे उनको वहां से निकाला जाएगा? जो कंपनी के भैया हैं, उन्होंने मतलब जिन्हें मैं भैया बोलती हूँ, उनको मैंने बोला, उन्होंने मेरे को बताया था कि हम लोग सेफली उनको लेकर आ रहे हैं, आप फिक्र ना करें। कांचन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन जी, फ्लाइट का पता नहीं है, उन्होंने ये बोला था। आपकी बातचीत हो पा रही है अपने हस्बैंड से? आप लगातार बात कर पा रही हैं? बहुत अच्छी बात है कि वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए हैं, और उम्मीद यही है कि एक एक करके बाकी सारे भारतीय भी वापस देश में आ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मुश्किल समय रहा होगा आपके लिए, लेकिन उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द आपके हस्बैंड और बाकी जो भारतीय हैं वो भी देश में लौट आए। आगे बढ़ने से पहले एक बार वक्त हो गया है इस समय की अफगानिस्तान पे ही हमारी नजर बनी हुई है, और जो हमने आपको दिखाया कि तालिबान किस तरह से बदला नहीं है, वहां के अभी हालात क्या है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, ये बड़ा डेवलपमेंट है अफगानिस्तान को लेकर। अगर आपको लगता है कि सब खत्म हो गया, जंग खत्म हो गई, एक उम्मीद की किरण अभी भी बची हुई है, और वो अफगानिस्तान के अंदर से ही आ रही है। जंग, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी तरीके से शायद तालिबान का कब्जा पूरे अफगानिस्तान पे हो गया हो, लगभग पूरे अफगानिस्तान पे हो चुका हो, लेकिन जो आप ये दो तस्वीरें देख रहे हैं, ये दो तस्वीरें जो हैं ये बहुत मायने रखती हैं, और ये दो अहम किरदार होने वाले हैं आने वाले समय में, जिस तरीके से अफगानिस्तान का, जो भी अफगानिस्तान का आगे भविष्य होगा। एक तस्वीर में आप देख पा रहे हैं जो बैठे हुए हैं कई सारे लोगों के साथ, वो हैं मुल्ला बरादर। ये अफगानिस्तान के लगता ऐसा है कि होने वाले राष्ट्रपति हैं। तालिबान इनको अपना राष्ट्रपति वहां पर बनाना चाहता है। दूसरा चेहरा जो आप देख रहे हैं वो है अमरुल्लाह सालेह का। अमरुल्लाह सालेह जो अफगानिस्तान के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, और साथ ही साथ अशरफ गनी की सरकार के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने काम किया। एक जासूस के तौर पे काम किया। उससे पहले नॉर्दर्न अलायंस के कमांडर, लेजेंडरी कमांडर इनको कहा जाता है, अफगानिस्तान के हीरो जिनको कहा जाता है, अहमद शाह मसूद के साथ भी इन्होंने तालिबान के खिलाफ लोहा लिया, जंग लड़ी। और अब ये फिर से यही बात कह रहे हैं कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, हमारा जो रेजिस्टेंस है, जो हमारा तालिबान की खिलाफत है तालिबान को लेकर, वो अभी खत्म नहीं हुई है। आज अमरुल्लाह सालेह ने एक ऑडियो भी जारी किया। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं कि उस ऑडियो में उन्होंने क्या कहा। Left his responsibilities vacant and his position vacant. I am currently the legitimate caretaker president of Afghanistan because I am inside the country. I am reaching out to all leaders of Afghanistan to consolidate this position and this statement that I have just made. I want to make it very clear that there are many factors why this situation happened. I am not ready to be part of the humiliation and shame that the foreign militaries have endured. I am standing for my country and the war is not over. मैं जंग जारी रखूंगा, तालिबान के साथ कभी भी एक छत के नीचे नहीं आऊंगा। ये उस समय जब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अपना महल छोड़ के भाग गए लड़ाई ना लड़ने के लिए, और अब कहीं पर जाके कतार में जाके, दोहा में इस समय हैं, ओमान में इस समय हैं, सुरक्षित बैठे हुए हैं। वहां पर अमरुल्लाह सालेह ने जंग का ऐलान कर दिया है तालिबान के खिलाफ। आपको जल्दी से दिखाना चाहता हूं कि ये सब जो हो रहा है वो कहां से वो कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं अभी भी देश में ही हूं। ये आपको दिखाते हैं पूरे अफगानिस्तान का
मैप जो है, और ये जो आप देख रहे हैं यहां पे पीला हिस्सा जो है, छोटा सा ये पीला हिस्सा है, 100 किलोमीटर दूर ही है इसकी काबुल से, ये है पंशीर वैली। कमाल की खूबसूरत जगह है, और साथ ही साथ इस जगह को कहा जाता है कि अफगानिस्तान का शेर जिन्हें कहते हैं। नॉर्दर्न अलायंस के कमांडर जो थे अहमद शाह मसूद, जो 2001 सितंबर में तालिबान ने उनको असैसिनेट कर दिया था, उनकी हत्या करवा दी थी, वो यहां पे नुमाइंदे थे, यहीं से वो आते हैं, और अमरुल्लाह सालेह भी यहीं से आते हैं। 1996 से 2001 के बीच भी जब तालिबान का पूरा वर्चस्व था, उनकी सरकार थी, तब भी पंशीर जो वैली थी उसको तालिबान भेद नहीं पाया था। और जब अमेरिका ने जब वहां पर अफगानिस्तान में लड़ाई शुरू करी, तो नॉर्दर्न अलायंस जो था अहमद शाह मसूद के नेतृत्व में, उसी के साथ मिलकर पंशीर वैली से ही तालिबान के खिलाफ लड़ाई शुरू की गई थी। पंशीर वैली में आजादी का झंडा, जो नॉर्दर्न अलायंस का झंडा है, उसको अब लगा दिया गया है। नॉर्दर्न अलायंस की यहां हुकूमत है, और यहीं पर इस समय अमरुल्लाह सालेह हैं, और जो एक मोर्चा बन रहा है, जो लोग अब तालिबान के जो रूल है, अमेरिका भाग गया, बाकी विदेशी ताकतें सारी भाग गई, पर उन्होंने अभी भी ये जज्बा कायम रखा है कि वो लड़ेंगे तालिबान के खिलाफ। उसको जो मोर्चा बन रहा है उसमें अमरुल्लाह सालेह हैं, ये यहीं के हैं, और साथ ही साथ इनको काफी एक्सपीरियंस है इस तरह के गुरिल्ला वॉरफेयर का तालिबान के खिलाफ। उसके साथ साथ बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी हैं, जो पूर्व रक्षा मंत्री थे। इन्होंने भी अशरफ गनी के बारे में कहा कि अशरफ गनी की वजह से तालिबान के साथ हमारा ये हश्र हुआ है। और साथ में अहमद शाह मसूद के बेटे जो हैं अहमद मसूद, वो भी यहां पर अपने लड़ाकों के साथ तालिबान के खिलाफ लोहा लेने में, मोर्चा लेने में तैयारी कर रहे हैं। तो अभी ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है। क्या ये लड़ पाएंगे? पहले इन्हें अमेरिका का साथ मिला था, और क्या तालिबान को टक्कर दे पाएंगे? ये शायद भविष्य की गर्त में है, लेकिन इतना जरूर है कि अभी भी अफगानिस्तान के अंदर कुछ लोग बचे हैं जो तालिबान को, उनके पूरे रूल को, तालिबान की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। थोड़ा सा हम आपको बताते हैं तालिबान के बारे में भी। तालिबान के बारे में समझना बहुत जरूरी है। तालिबान ने आज अपनी सरकार का गठन बनाने की कोशिश जो है वो तेज कर दी है। आज मुल्ला बरादर, अभी तस्वीरें दिखाएंगे आपको, वो ये देखिए दोहा पहुंचे, दोहा से कांधार पहुंचे। दोहा में जो कतार की एयरफोर्स है उससे के विमान से, कतार एयरफोर्स के विमान से उतरे मुल्ला बरादर, और इन्होंने कांधार पहुंचकर वहां से अपना जो एक सरकार बनाने का जो पूरी कवायद है उसको शुरू कर दिया है। तालिबानियों ने इनका जोरदार स्वागत किया। चारों तरफ तालिबानी आपको दिख रहे हैं, उनका कॉन्वॉय जा रहा है, उनकी गाड़ियां जा रही हैं, और वहां पर चारों तरफ तालिबानी खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति इन्हीं को बनाया जा सकता है, मुल्ला बरादर को। और खबर यह भी है कि तालिबान के नेताओं के अलावा पूर्व राष्ट्रपति हामिद कारजाई और अब्दुल्ला जो एक नेशनल रिकंसिलिएशन काउंसिल के चेयरमैन थे, उनके साथ बैठकें जारी हैं, और कोशिश है कि एक सरकार जल्द से जल्द बनाई जा सके। मैं आपको एक बार तालिबान की जो लीडरशिप है उसके बारे में और बरादर के बारे में थोड़ा और बताना चाहता हूं। मुल्ला बरादर हैं कौन? आज के तालिबान के ये उप संस्थापक हैं। संगठन में नंबर 2 जो सेकंड पोजीशन है वो इन्हीं की है। साथ ही साथ ये मौलवी जो हैबतुल्ला हैं, उनके राजनीतिक सलाहकार हैं, मतलब जो सबसे बड़ी हायरार्की है, जो सबसे टॉप पर तालिबान की लीडरशिप के हैं, उनके ये वहां पर ये सलाहकार भी हैं। और जो मौलवी अखंदुजा हैं, तालिबान के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये क्या स्ट्रक्चर रहेगा, ये आपको एक बार हायरार्की के द्वारा समझा देते हैं। मुल्ला बरादर जो हैं वो मुल्ला अखंदुजा के सबसे करीबी हैं। मुल्ला अखंदुजा जो हैं वो वहां पर जिसको कहते हैं लॉ एंड जस्टिस जो है वो ही देखते हैं। तालिबान का जो आपने देखा कि हाथ काट दो और पत्थर मार दो और गोली मार दो, ये जो पूरा सिस्टम है इसके बिल्कुल शीर्ष पर बैठे हुए हैं मुल्ला अखंदुजा। दोहा में बातचीत जो है वो बरादर में इन्होंने सबसे अहम भूमिका निभाई। तालिबान ने एक दोहा में अपना पॉलिटिकल ऑफिस खोला था, उसको यही चलाते थे, और इन्होंने ही जो अमेरिका के साथ और बाकी देशों के साथ जो बातचीत थी उसको लीड किया। इनकी फोटो एक बड़ी वायरल हुई थी चाइना के जो विदेश मंत्री हैं उनके साथ। पाकिस्तान से इनका बड़ा खास संबंध है, करीबी संबंध है।
पाकिस्तान से इनका क्या संबंध है उसके बारे में आपको फटाफट बताते हैं। पाकिस्तान में कांधार में जो पले हुए हैं ये मुल्ला बरादर, पाकिस्तान के फंडेड सुन्नी मदरसे में इन्होंने शिक्षा ली, यानी कि अफगानिस्तान में पैदा हुए और पढ़ाई जो उन्होंने करी वो पाकिस्तान में करी। इसके साथ ईसाईयत संघ के खिलाफ विद्रोही बने, मुजाहिदीन बने और पाकिस्तान से इनका रिश्ता और गहरा हो गया। साथ ही साथ मुल्ला उमर के बेहद करीबी थे। मुल्ला उमर वही हैं जो 1996 से 2001 तक तालिबान के मुखिया थे, एक आंख वाले मुल्ला उमर। 90 के दशक में तालिबान के स्ट्रेटेजिस्ट जो कोर थी उसमें शामिल थे, मेन जो टीम है उसमें शामिल थे। और साथ ही साथ 2001 में तालिबान की हार के बाद छोटे गुट के ये कमांडर भी रहे। इन्होंने लड़ाई भी थोड़े दिनों तक वहां पर लड़ी। पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के पास छिपकर अपने ऑपरेशन चलाए। पेशावर काफी इनका आना जाना रहता है। और 2010 में पाकिस्तान में इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था, अमेरिका का दबाव था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब दोबारा से 2018 में क्वेटा की जेल से इनको रिहा किया गया, क्योंकि बातचीत डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय कोशिश करी कि वो वहां से बाहर निकलना चाहते हैं, तो तालिबान के लोगों को रिहा किया गया। सबसे पहले इनको रिहा किया गया और अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान ने सीधे इनको कतार भेजा। वहां पर इन्होंने जो पूरा अपना ऑफिस चलाया, बातचीत वहां से शुरू करी। फटाफट आपको यही बता देते हैं कि बरादर की टीम क्या होगी, आने वाली अफगानिस्तान की जो सरकार है वो कैसी होगी। उससे पहले चीन जो है उससे भी इनका काफी गहरा संबंध है, इसीलिए बरादर इतने जरूरी हो जाते हैं और इसीलिए वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। 28 जुलाई 2021 को मुल्ला बरादर की चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई। मैं इसी तस्वीर की आपसे बात कर रहा था, बड़ी फेमस थी तस्वीर। और ये बिल्कुल तब हुआ, बिल्कुल इसके बाद एक के बाद एक तरीके से तालिबान अमेरिका पूरा अफगानिस्तान जीतता गया। बरादर और वांग यी की बीजिंग में नजदीकी मुलाकात हुई, वहां पर ये मिले और इन्होंने चीन को आश्वासन दिया, चीन से आश्वासन भी लिया और साथ ही साथ ईस्टर्न तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट पर बातचीत हुई। यानी कि चीन ने कहा कि देखिए ये जो आतंकवादी मूवमेंट है इसको आप कंट्रोल कीजिए, इसको हवा मत दीजिए, हम आपको पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। जो ETIM है वो अफगानिस्तान से जो खदेड़ने पर बरादर और वांग यी के बीच में सहमति बन गई है। इस बार के तालिबान ने लड़ाई करने से पहले जो आसपास के देश हैं उनको बहुत सारी उनको जाके प्रॉमिसेस करे हैं। मुल्ला बरादर ने चीन को अपना भरोसेमंद दोस्त बताया है और पाकिस्तान और चीन से अपने करीबी संबंध और जो अब वो तालिबान की पूरा हायरार्की है उसमें जहां पर वो बैठे हुए हैं, इस वजह से वो इस समय अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बनने के प्रबल दावेदार हैं। शुरुआत में कार्यक्रम में हमने आपको एक वीडियो दिखाया था। वो वीडियो था जहां पर एक स्टेडियम के अंदर 4 अफगानी कमांडर्स, फौज के जो कमांडर थे, उनको फांसी पर लटकाया जा रहा था। और उस वीडियो को जिस जर्नलिस्ट ने शूट किया, जिस जर्नलिस्ट ने हमें पहुंचाया, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं फटाफट उनसे शिजात साहब के पास जाना चाहता हूं और उनसे जल्दी से समझना चाहता हूं। शिजात साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं जस्ट पहले तो आप क्या आर यू कंफर्टेबल इन उर्दू, इन हिंदी? कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश थोड़ा सा अच्छा है। इंग्लिश थोड़ा सा अच्छा है पर कोशिश करते हैं, हिंदी चैनल है, हम कोशिश करते हैं हिंदी में आपसे थोड़ी बात कर सके, हमारे लोगों को समझ में आएगी, दर्शकों को समझ में आएगा। शिजात साहब, ये जो वीडियो आपने डाला था इसके बारे में हमें बताइए। वो कमांडर्स की हमने फोटो भी दिखाई थी, ये कब पकड़े गए थे और क्या हो रहा है इस वीडियो में? वो जो वीडियो आपने देखा था मैंने कैप्चर नहीं किया था फॉर श्योर, कहीं दोस्तों ने भेजा था और उसमें 4 कमांडर्स था और वो बहुत मशहूर कमांडर्स था कंदाहार में। वो कंदाहार आप लोग समझ रहे हैं कि तालिबान का स्ट्रॉन्ग होल्ड एक वक्त था और इस बार भी मुल्ला बरादर पहली बार कंदाहार पे गया था। सो इस वजह से दोज कमांडर्स कैप्चर्ड और मेरे जराये ने बताया कि तालिबान ने उन सबको एग्जीक्यूट किया। ये क्या सरेंडर के बाद कैप्चर हुए थे या इनको कैसे पकड़ा गया था? क्योंकि कांधार में भी बहुत लड़ाई नहीं देखी गई। जब अफगानिस्तान की फौज वहां पर थी तो तालिबान आसानी से वहां पर आ गया था। नहीं, तो आप लोग समझ रहे हैं कि जनरल अफगानिस्तान में वो जंग जारी था, लेकिन कंदाहार में थोड़ा ज्यादा था क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं कंदाहार इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविंस। वहाँ पे हामिद करजई था, वहाँ पे जनरल आज़िफ था, वहाँ पे दीज और फेमस ट्राइब्स लोग वहाँ पे रह रहे थे। सो इसके लिए दीज कमांडर्स अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेस वो पकड़ा गया था
and today the Taliban execute them. Despite that the Taliban बताया था कि यहाँ पे वो एक जनरल एमनेस्टी है अफगानिस्तान में, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग को एग्जीक्यूट किया। मैं यही आपसे समझना चाह रहा था कि जनरल एमनेस्टी थी, क्या कोई कानूनी प्रक्रिया, कोई लॉ, कोई कोर्ट इनके सामने किया या फिर सीधा उनको पकड़ा और फांसी चढ़ा दी? नहीं, आप लोग समझते हैं कि अभी भी अफगानिस्तान में कोई उस तरह सा गवर्नमेंट नहीं है। इवन तालिबान बताया नहीं है कि हमारे इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान इज इन काबुल एंड हमने हुकूमत को ले लिया है। तालिबान ने बताया है कि हम लोग बहुत जल्द एक एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। तो इसकी वजह से अभी तो एक निज़ामी एक काइंड ऑफ मिलिट्री सिचुएशन इज इन द प्लेस। सो अकॉर्डिंग टू दैट मेरी समझ से वो लोग despite of any kind of court they just executed by the Taliban regretfully. Absolutely distressing these visuals. मतलब ये बहुत दुख हुआ देखकर कि एक जनरल एमनेस्टी के बाद कि हम सबको माफ कर देंगे, फौज के बड़े लेजेंडरी कमांडर्स को इस तरीके से सबके सामने फांसी लगा दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ये वीडियो दिखाने के लिए, हमसे बात करने के लिए, बताने के लिए कि वहां क्या हो रहा था। एक ब्रेकिंग न्यूज इस समय आ रही है, उस पर चलते हैं सीधे। कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का अफगानिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान आया। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि अफगानिस्तान तालिबान मामले पर भारत सरकार को पहले ही स्टैंड ले लेना चाहिए था। जब दूसरे देश तालिबान से संपर्क कायम रख सकते हैं तो हमने क्यों नहीं किया? अब सरकार क्या सोच रही है ये बताना चाहिए। खुर्शीद ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही इस मामले पर स्टेटमेंट जारी करेगी। तो सलमान खुर्शीद पूर्व विदेश मंत्री ने सीधे सीधे मोदी सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि मोदी सरकार को कम से कम अपना स्टैंड तो क्लियर करना चाहिए था। जब दुनिया वहां पर उनसे बात कर रही थी तो क्या हमें बात नहीं करनी चाहिए थी? और कांग्रेस पार्टी का तालिबान को लेकर, अफगानिस्तान की अभी स्थिति को लेकर क्या रुख है, उसके बारे में बहुत जल्दी बताएंगे। आज लोकतंत्र में इतना ही।